एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में। हम सब प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे एग्जाम, हम रीट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और मैं आप लोगों के साथ में साइंस की क्लासेस डिस्कस कर रही हूँ। बायोलॉजी यानी साइंस बायोलॉजी की टोटल 36 क्लासेस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज की हमारी ये क्लास नंबर 37 है और आज की क्लास हमारी लास्ट क्लास है बायोलॉजी की। इसीलिए रीट की जितनी भी साइंस की क्लासेस है उसमें से बायोलॉजी वाला पोर्शन हमारा आज कंप्लीट होता है। और इसकी जो कंप्लीट पीडीएफ है, यानी कि ये तो जो है वो प्रैक्टिस सेट है। तो और इसके जो भी नोट्स है, यानी इससे पहले जो मैंने क्लासेस करवाई है, जितनी भी क्लासेस के जो नोट्स है, यानी जो हैंड रिटन नोट्स है, वो कंप्लीट पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगी। तो वहां से जाकर आप लोग एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं। और जो भी इसके प्रैक्टिस सेट है उनको भी मैं अच्छे से आप लोगों के साथ में जो है वो शेयर कर दूंगी, ताकि आप लोग जो है वो अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देखिए जो 36 नंबर क्लास थी उसके अंदर मैंने जो टॉपिक पढ़वाया पढ़ाया था वो टॉपिक था पादपों और जंतुओं में अनुकूलन। तो आज की हमारा क्लास का जो टॉपिक है वो है पादपों और जंतुओं में अनुकूलन से रिगार्डिंग जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो अलग अलग एग्जामिनेशन लाइक सीटेट वगैरह में पूछे गए हैं। देखिए सीटेट वाले क्वेश्चन हालांकि रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस करने से हमारा जो कंसेप्ट है उस टॉपिक को लेकर वो क्लियर हो जाता है। इसीलिए मैं हमेशा सीटेट के क्वेश्चन कराती हूँ, क्योंकि सीटेट के क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़े से डेप्थ में देते हैं एनसीईआरटी। और इस वजह से हमारा वो टॉपिक पढ़ने का जो कंसेप्ट होता है वो क्लियर हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, क्यों जलीय पादपों के पास में अच्छी तरीके से विकसित मूल तंत्र नहीं होता? यानी कि जो जलीय जल में रहने वाले जो पादप होते हैं उनका मूल तंत्र अच्छे तरीके से विकसित नहीं होता। क्यों उनका अच्छे तरीके से विकसित नहीं होता है? ताकि उन्हें सरलता से निकाला जा सके, ये होगा इसका आंसर। या फिर उन्हें जल सोखने के लिए लंबी जड़ों की आवश्यकता नहीं होती, ये होगा। खनिजों को सोखने की आवश्यकता नहीं होती, यह उन्हें तैरता रखने में सहायता करता है। भाई मूल तंत्र अच्छे तरीके से विकसित नहीं होता है, क्यों? तो यहाँ पर कौन कौन से राइट हो जाएंगे? तो यहाँ पर आप लोगों का क्या हो जाएगा? क्या यहाँ पर आप लोगों का ए और बी ठीक होगा? तो ए और बी हम लोग देख लेते हैं। भाई जलीय पादपों में मूल तंत्र नहीं होता, इसीलिए नहीं होता है कि उन्हें सरलता से निकाला जा सके। नहीं, हम लोगों को जलीय पादपों को क्यों निकालना है? हम तो नहीं निकालेंगे। उन्हें जल सोखने के लिए लंबी जड़ों की आवश्यकता नहीं होती, नहीं ऐसा नहीं है। चाहे जल में रहे चाहे कहीं पर भी रहे, लंबी लंबी जड़ें तो होनी है, उसकी तो होगी। तो ए और बी तो नहीं होगा, तो ए और बी कट गया आप लोगों के। बी इसमें है इसलिए कट गया, बी इसमें इसीलिए कट गया और बी इसमें इसीलिए कट गया। तो पीछे तो एक ही बचा, केवल सी। तो यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा कि उन्हें खनिजों को सोखने की आवश्यकता नहीं होती है, कि इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं उनको खनिजों को सोखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डी आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सी सही है और सी जो है वो डी में दिया है, इसीलिए राइट आंसर डी होगा, सी नहीं। डी इसलिए होगा क्योंकि डी जो है वो सी जो है वो डी में दिया है, तो इसलिए राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो आप लोगों की सीटेट 2022 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है, जिसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देखेंगे कि जलीय पादपों में अनुकूलन के निम्न गुण होते हैं। क्या होते हैं? पहला देख लेते हैं। जलीय पादपों के पास में अच्छी तरीके से विकसित मूल तंत्र नहीं होता है, यानी वेल डेवलप्ड जो मूल होती है वो नहीं होती है। इन पादपों की जड़ें कैसी होती है? अल्प विकसित होती है, क्योंकि जलीय पादपों के अन्य भाग भी जड़ों के साथ साथ ही खनिज पदार्थों और खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। अर्थात संपूर्ण पादप शरीर के द्वारा जल से खनिज लवणों का अवशोषण करता है, यानी कि जो पूरा का पूरा जो पादप होता है वो शरीर के द्वारा ही जल से खनिज लवणों का अवशोषण करता है। इन पादपों का जो तना होता है वो लंबा होता है, खोखला होता है, हल्का होता है। इनका जो लंबा यानी कि जो ये तना इनका जो तना होता है, इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं जो जल में रहते हैं, इनका जो तना होता है वो लंबा भी होता है, खोखला भी होता है, हल्का भी होता है। और पौधे के पत्ते चौड़े और बड़े आकार के होते हैं, जो उन्हें जल में तैरने के लिए अनुकूलन प्रदान करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि मछलियों के शरीर की सतह को सूक्ष्म जीवियों से होने वाले क्षय से किस चीज की उपस्थिति रक्षा करती है? यानी कि मछलियों के शरीर के ऊपर जो है वो सूक्ष्म जीव होते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ हानि होती है। तो क्या चीज होती है जो उनकी हेल्प करती है, उनको जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाती है? तो उनके शरीर में शल्क होते हैं, श्लेष्म की या झिल्ली की परत होती है, मीन पक्ष होती है, चर्बी होती है। तो देखिए मछलियों के ऊपर सूक्ष्म जीवों से रक्षा के लिए होती है उनके बॉडी के ऊपर श्लेष्मा की परत।
जब मैंने आप लोगों को मत्स्य संघ पढ़ाया था तब उसमें भी बताया था कि जो मछली वर्ग के जंतु होते हैं उनके ऊपर जो है वो एकदम उनकी जो स्किन होती है वो चिपचिपी होती है, श्लेष्मा की परत होती है जो उनको सूक्ष्म जीवों से रक्षा करती है। ये सवाल भी सीटेट 2022 में पूछा गया सवाल है, जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख रहे हैं कि मछलियों के शरीर की सतह को सूक्ष्म जीवों से होने वाले क्षय से श्लेष्मा की झिल्ली या फिर परत की उपस्थिति रक्षा करती है। श्लेष्मा में क्या होता है, एंटीबॉडी होती है और बैक्टीरिया को मारने वाले एंजाइम भी होते हैं जो संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। श्वास श्वास लेते वक्त शरीर के अंदर आने वाले कण जैसे कि धूल हो गए, बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, श्लेष्मा में फंस जाते हैं और ये श्लेष्मा इन्हें क्या करते हैं, फेफड़ों में जाने से रोकते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन। कैक्टस ने रेगिस्तानी परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अपने आप को कैसे परिवर्तित किया है, यानी कैक्टस जो है वो एक रेगिस्तानी पादप है और उसके अंदर ऐसी क्या स्पेशलिटी होती है कि वो रेगिस्तान में रह सकता है। पहला आता है पत्तियां कांटों में रूपांतरित होती है, बात तो बिल्कुल ठीक है। तना जो है वो रसदार होता है और पत्ती का कार्य करता है, ये भी बात ठीक है कि भाई तना रसदार होता है, पत्ती का काम करता है। तने पर मोम की एक परत होती है, ये बात भी ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ठीक हो गए। चौथा है जड़ें सतह के समूह समीप होती है, नहीं, जड़ें जो होती है वो इसकी लंबी होती है, गहराई में होती है, तो चौथा तो नहीं होगा। लंबी जो होती है, लंबी लंबी होती है, सतह के पास नहीं होती है। जड़ें होती है ना वो इस प्रकार के पादपों की एकदम गहरी होती है जो मरुस्थलीय पादप होते हैं। तो चौथा नहीं होगा, तो चौथा कट हो गया, चौथा कट हो गया, चौथा यहाँ से भी कट, यहाँ से भी कट, तो एक दो तीन यानी कि हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये सवाल भी आप लोगों के सी टेट 4 जनवरी 2022 में पूछा गया सवाल है, जिसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल की बहुत कम जो है वो निष्कासित करते हैं, जिसमें पत्तियां या तो अनुपस्थित होती है या फिर बहुत छोटी छोटी होती है। कुछ पौधों की पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है, इससे पत्तियों में होने वाले वाष्पोत्सर्जन से होने वाले जल ह्रास में कमी होती है। यानी कि मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनमें वैसे ही पानी कम होता है और अगर उनमें ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा तो वाष्पोत्सर्जन कारण कारण क्या होगा, जल में पानी की कमी ज्यादा होगी। तो वाष्पोत्सर्जन से होने वाले जल के ह्रास में कमी हो जाती है, यानी पत्तियां अगर कांटों में रूपांतरित होती है, पत्तियां कांटे बन जाती है तो कांटों में वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है। वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो पानी की कमी नहीं होगी। इसमें प्रकाश संश्लेषण भी तने द्वारा होता है। तना जो होता है वो मोटी मोम की परत से ढका हुआ रहता है, जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जो होती है वो जल अवशोषण के लिए मिट्टी से बाहर गहराई तक चली जाती है। उपरोक्त से कैक्टस को रेगिस्तानी परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए कुछ कुछ परिवर्तन होते हैं। इनकी पत्तियां जो होती है वो कांटों कांटों में रूपांतरित रहती है, पहला पॉइंट। दूसरा होता है इनका तना रसदार होता है, पत्ती का काम करता है, और तीसरा है तने पर एक मोटी परत होती है। चौथा हम लोग देख रहे हैं, चौथा क्वेश्चन ऊंटों से रिगार्डिंग, ये भी एक अनुकूलन है रेगिस्तान में पाए जाने वाले पादपों का। ऊंटों को रेगिस्तान की परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए निम्नलिखित में से कौन अनुकूलन प्रदान करते हैं। यानी कि जो ऊंट है वो रेगिस्तान में रहते हैं तो उनको कौन सी ऐसी परिस्थिति जो है वो हेल्प करती है कि उनकी टांगे लंबी होती है, बहुत ज्यादा मूत्र त्याग करते हैं, वो बहुत पसीना बहाते हैं, उनकी लीद आर्द्र होती है। भाई वो रेगिस्तान में क्यों रह सकते हैं, क्योंकि उनकी लंबी कैसी होती है, टांगे, उनकी जो टांगे होती है लंबी होती है, जिस कारण वो रेगिस्तान में आसानी से चल सकते हैं, और उनके जो पैर होते हैं वो भी गद्दीदार होते हैं। बहुत कम मूत्र त्याग करना, पसीना आना, लीद आर्द्र होना, इसका इस क्वेश्चन से लेना देना नहीं है। ये सवाल सीटेट 2022 में पूछा गया है, जिसका एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं हम। ऊंटों को रेगिस्तान की परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अनुकूल स्थिति यह है कि उनकी टांगे कैसी होती है, लंबी होती है। ऊंट का शारीरिक संरचना मरुस्थलीय परिस्थितियों में रहने के योग्य बना देती है। ऊंट के पैर होते हैं वो लंबे होते हैं, जिससे उनका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। यानी उनके जो पैर होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं ताकि उन लोगों को रेत की गर्मी ना लगे। उनमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा भी कम होती है, मल भी शुष्क होता है। ये सारी चीजें मैंने नोट्स में बता दी थी। उन्हें पसीना या श्वेत भी नहीं आता है क्योंकि शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है, इसलिए जल के बिना भी वे अनेक दिनों तक रेगिस्तान में रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन जलीय पौधों की जल पर तैरते रहने में सहायता करते हैं। कौन सा अनुकूलन है जो कि जलीय पौधों की जल में, यानी जलीय पौधों को जल में तैरते रहने के लिए हेल्प करते हैं। तो पौधों के तनों में बड़े छिद्रों का होना, पत्तियों पर मोम, भाई मोम की परत से कोई पौधा तैरेगा कैसे, तो ये पॉसिबल नहीं है। फीते जैसी पत्तियां या पत्तियों की सतह पर रंध्र होना। यहाँ पर आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा कि पौधे के जो तने होते हैं, तने के ऊपर बड़े बड़े छिद्र होते
होते हैं, छिद्र की वजह से वो आसानी से तैर सकते हैं। ये सवाल भी आप लोगों की सीटेट 2022 में पूछा गया सवाल है और जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख रहे हैं कि जलीय पौधों की जल पर तैरते रहने में पौधों के तने के ऊपर बहुत बड़े-बड़े छिद्र होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं। जलीय पौधों में जड़ें जो होती है वो आकार में बहुत छोटी होती है, जिनका काम क्या होता है कि पौधों को तलहटी से जमाए रखना। और इन पौधों का तना कैसा होता है? लंबा, खोखला और हल्का होता है। तना जल की सतह तक वृद्धि करता है, जबकि पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर प्लवन करते रहते हैं। यानी तना जो होता है वो जल की सतह पर वृद्धि करता है और पत्तियां और फूल जो होते हैं वो जल की सतह पर तैरते रहते हैं। छठा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्न कथनों को पढ़ना है और दिए गए विकल्प को हम लोगों को चुनना है कि रेगिस्तानी पौधों में रंध्र प्राय पत्तियों की सतह और गूदेदार तनों पर उपस्थित रहते हैं। क्या बोला है कि रेगिस्तानी पौधे जो होते हैं उनमें रंध्र होते हैं, वो पत्तियों की सतह पर होते हैं, बिल्कुल ठीक है। और गूदेदार तने पर भी होते हैं रंध्र, क्योंकि इनके जो तने होते हैं वो भी क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा बोला है कि पत्तियों में रंध्र की स्थिति पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करती है। यहाँ पर ये बात गलत हो जाती है कि पौधों में रंध्र की स्थिति भाई रंध्र तो हर जगह उपस्थित है ही है। ये कोई इसका लॉजिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो बात हो रही है वो रेगिस्तानी पौधों की पत्तियों की बात हो रही है। यहाँ पर भी हालांकि पत्तियों की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर क्या वाष्पोत्सर्जन की कहीं बात हो रही है क्या? तो यहाँ पर ये जो है वो देखिए, यहाँ पर जो है वो आप लोग देख लीजिएगा, 1 मिनट रुकना आप लोग। देखिए, यहाँ पर क्या बोला है? रेगिस्तानी पौधों में रंध्र प्राय पत्तियों की सतह पर और गूदेदार तने पर होते हैं। यहाँ पर जो है वो ये बात गलत हो जाती है। देखिए कि रेगिस्तानी पौधों में रंध्र प्राय पत्तियों की सतह पर होते हैं। पत्तियों की सतह पर रंध्र होते हैं, लेकिन तने पर जो है वो ये रंध्र नहीं होते। तो ये पहला ऑप्शन आप लोगों के ए जो है वो गलत हो जाएगा। बल्कि पत्तियों में रंध्र की स्थिति पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करती है। आर यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पर आर सही है, ए गलत है। ठीक है, क्योंकि देखिए जो रंध्र होते हैं वो पत्तियों की सतह पर और गूदेदार तने पर नहीं होते हैं। पत्तियों पर होते हैं लेकिन तनों पर रंध्र नहीं होते हैं। लेकिन पत्तियों में रंध्र की स्थिति पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि आर सही है लेकिन ए गलत है। जिसका जिसका जो देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन, अभिकथन ए गलत है जबकि आर सही है। आर बिल्कुल सही है और ए गलत है, क्योंकि रेगिस्तानी पौधे पत्तियों और तनों पर पतली मोमी त्वचा और रेजी सतह वाले होते हैं। इन पौधों की कांटेदार प्रवृत्ति इनको तेज गर्मी में भी खड़ा रखती है। बहुत अधिक संख्या में कांटेदार सतह वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने में सहायता करती है। रेगिस्तानी पौधे के कांटे और बाल जैसे रेशे उन्हें छाया प्रदान करने से और सूर्य की गर्मी से भी उनको बचाते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग 7th नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण जल वनस्पति को जल में रहने में मदद नहीं करते हैं? यानी कि जल में रहने में कौन सी चीजें हेल्प नहीं करती है? पहला आता है व्रंत और तनों में वृहत नलियां। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये मदद नहीं करते हैं, ये तो मदद करते हैं भाई। लंबी लंबी जो है वो लंबी लंबी नलियां तो होती है, तो ये तो गलत हो जाएगा। पत्तियों पर मोम की कौन सी मदद नहीं करते हैं? तो कौन सी मदद नहीं करते हैं? तो देखिए पहले यहाँ पर क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, नहीं वाला क्वेश्चन बोला है तो आप लोगों को शायद से कंफ्यूजन हो सकती है। क्या बोला है कि जो जल की वनस्पति को तैरने में हेल्प नहीं करते हैं, बल्कि व्रंत और जो व्रत नलियां होती है वो तो तैरने में हेल्प करती है। तो यहाँ पर ये तो नहीं करते, मदद नहीं करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा। ठीक है, ए वाला आप लोगों के राइट हो जाएगा। दूसरा बोला है पत्तियों पर मोम की परत, तो ये गलत हो जाएगा। पत्तियां बड़ी गोल चक्रिका के रूप में होती है, तो ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि जल वनस्पति को तैरने में मदद कौन नहीं करते हैं। तो एक तो पहला वाला सही हो जाएगा और एक तीसरा वाला सही हो जाएगा। ए और सी दोनों सही है और ए और सी आप लोगों के ए ऑप्शन में है, इसीलिए हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये सवाल भी सीटेट 2022 में पूछा गया सवाल है, जिसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। जल वनस्पति को जल में तैरने में मदद नहीं करते हैं। कौन मदद नहीं करता है? एक तो व्रंत और तना में बड़ी नलियां और दूसरा पत्तियां बड़ी गोल चक्रिका के आकार पर होने पर निम्न कथन जल में तैरने में मदद करते हैं। यानी कौन कौन से जो है वो जल में तैरने में मदद करते हैं? तो बाकी वाले दो ऑप्शन, वनस्पति की पत्तियों पर मोम की परत होती है और वनस्पति की पत्तियां और तना अंगुली के जैसे होते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग फिर से अगेन से 2-3 बार पॉज कर करके और पीछे कर करके देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, क्योंकि नहीं वाला क्वेश्चन है। आगे देख लेते 8th नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। 8th नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि पौधों के नीचे दी गई विशिष्टताएं हैं, उन पर विचार करना है। चौड़ी और चपटी
पत्तियाँ तने द्वारा प्रकाश संश्लेषण यानी उनका जो तना होता है वो प्रकाश संश्लेषण करता है। जड़ें बहुत गहराई में होती है। वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का ह्रास बहुत कम होता है। शंक्वाकार पौधे जिनकी शाखाएं तिरछी होती है। क्या पूछा है, निम्नलिखित में से जो पौधे दिए गए हैं इनकी कौन सी विशेषता है जो एक जैसी है? तो तने द्वारा प्रकाश संश्लेषण बात बिल्कुल ठीक है। जड़ें गहराई में होना बिल्कुल ठीक है। वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का ह्रास बहुत कम। तो ये विशेषताएं किसकी है? ये विशेषताएं जो है वो मरुस्थलीय पौधों की। तो मरुस्थलीय पौधों के सामान्य लक्षण कौन से हैं? तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ। शंक्वाकार पौधा है ऐसा कुछ भी हम लोगों ने मरुस्थलीय पौधों में नहीं पढ़ा था। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही हो जाएगा। और सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है वो आप लोगों की बी ऑप्शन में है, इसीलिए आप लोगों का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये सवाल भी सीटेट 2022 में पूछा गया है। 2022 में जो पेपर हुआ था उसमें इस टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चंस बने थे। इसका एक्सप्लेनेशन है कि मरुस्थलीय पौधों में पाए जाने वाले सामान्य लक्षण जो होते हैं वो निम्नलिखित होते हैं कि तने द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है। जड़ें जो होती है वो गहराई तक जाती है। वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का ह्रास बहुत कम होता है। पत्तियां जो होती है वो कांटों या शूल के रूप में या नहीं होती, यानी कि जिसकी जो पत्तियां होती है वो या तो शूल के रूप में होगी या फिर नहीं होती है, जैसे नागफनी और कैक्टस। आगे देख लेते हैं हम लोग 9th नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए गए किस प्रकार के पादप वाष्पोत्सर्जन नहीं दर्शाते हैं? यानी कौन कौन से पादप है जो वाष्पोत्सर्जन नहीं दर्शाएंगे? जलीय पादप जिसकी पत्तियां तैरती है, भाई पत्तियां तैर रही है तो वाष्पोत्सर्जन करेगी, ये तो सही है। जल में डूबे हुए पादप, भाई जो पादप जल में डूबे हुए हैं, ऑलरेडी डूबे हुए हैं, उनके अंदर ऑलरेडी पानी निकल रहा है और आ रहा है, तो क्या उन लोगों को और पानी निकालने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर जो जल में कंप्लीट डूबे हुए जो प्लांट्स होते हैं, जल में डूबे हुए पादप, उन लोगों को जो है वो उत्सर्जन की जरूरत, वाष्पोत्सर्जन की जरूरत नहीं रहती। तो जल में डूबे हुए पादप यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पर्वतीय क्षेत्र में उगने वाले वाष्पोत्सर्जन करते हैं और मरुस्थल के पादप भी वाष्पोत्सर्जन करते हैं। तो जल में डूबे हुए पादप जो होते हैं वो वाष्पोत्सर्जन नहीं करते। ये जो सवाल है वो सीटेट 29 दिसंबर 2021 में पूछा गया सवाल है, जिसका एक्सप्लेनेशन है जल में डूबे हुए पादपों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया नहीं होती है। जैसे शैवाल में जड़ तना पत्तियों में भिन्नता नहीं होती है तथा ये वाष्पोत्सर्जन भी नहीं करते हैं। जैसे निमग्न जलोद्भिद में अवशेषी स्ट्रोमेटा पाए जाते हैं, इसीलिए इनमें वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है। इन पादपों में वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है। आगे देख लेते हैं, किसी पौधों का मुरझाना निम्नलिखित में से किस क्या दर्शाता है, किसके कारण होता है कि पौधा मुरझा गया है? कि भाई उनमें बहुत ज्यादा वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, इसीलिए अत्यधिक प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, जल का अत्यधिक अवशोषण या खनिजों का अत्यधिक अवशोषण। तो यहाँ पर बोला है कि किसी भी पौधे का मुरझाना किसके कारण होता है? तो मुरझाना जो होता है वो बहुत ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होता है, तो पानी की कमी हो जाती है और पानी की कमी होने के कारण पादप क्या होते हैं? बहुत ज्यादा मुरझा जाते हैं। ये सवाल भी सीटेट 23 दिसंबर 2021 में पूछा गया सवाल है, जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी पौधे का मुरझाना अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है। अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन के कारण किसी भी पौधे में उपस्थित जल वाष्प के रूप में वाष्पित हो सकता है। आगे देख रहे हैं हम लोग 11th नंबर। नीचे दिए गए कथन को पढ़ना है और सही विकल्प का हम लोगों को चयन करना है। यहाँ पर बोला है कि कुछ जलीय पौधे यानी जलोद्भिद की पत्तियों पर मोम की परत होती है। बात तो बिल्कुल ठीक है कि भाई जलोद्भिद पौधों की पत्तियों पर मोम की परत होती है। मोम की परत पौधों को जल के ऊपर तैरने में मदद करती है। ये बात बिल्कुल गलत हो जाती है कि ये इनको तैरने में मदद नहीं करती है। ये ऑप्शन आप लोगों के बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है वो ए तो राइट है, लेकिन आर जो है वो गलत है। तो यहाँ पर ए सही है, आर गलत है, और ये ऑप्शन आप लोगों की सी में दिया है, इसीलिए सी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। ये सवाल सीटेट 2021 में पूछा गया सवाल है, जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख रहे हैं। कुछ जलीय पौधे जैसे जलोद्भिद की पत्तियों पर मोम की एक परत होती है। यह मोम की परत पौधों को पानी में गलने और सड़ने में बचाती है। मोम की परत पौधों को ऊपर जल में तैरने में मददगार नहीं होती। तो यहाँ पर ए सही है, आर गलत हो जाएगा। 12th नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण ध्रुवीय क्षेत्र में ध्रुवीय भालू के अनुकूलन में सहायता करते हैं? यानी कि ध्रुवीय भालू के कौन सी विशेषताएं होती है? तो यहाँ पर हो जाएगा श्वेत लोम चर्म, यानी कि सफेद रंग की त्वचा, लंबे गोल तीखे पंख। भाई ध्रुवीय भालू जो होते हैं वो ठंडी में रहते हैं, तो लंबे लंबे गोल तीखे पंख होते हैं। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ये सही हो जाएगा। और लंबे श्वेत लोम चर्म, यानी कि इनकी जो चमड़ी होती है वो सफेद रंग की और बहुत लंबी लंबी होती है, तो ये बात भी ठीक हो जाएगी। तो ए और बी दोनों ठीक है, और ए और बी जो है वो देखिए, सी गलत हो जाएगा, जलापाद और केवल ए ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ए और सी दोनों ठीक है, और वो आप लोगों की सी ऑप्शन में है, सॉरी सी ऑप्शन में है, इसीलिए आप लोगों के ए और बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी सी वाला आप लोगों के
राइट है। ये सवाल भी सीटेट में 24 दिसंबर 2021 को जो सवाल आया था, उसका ही एक सवाल है जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख रहे हैं कि ध्रुवीय क्षेत्रों में ध्रुवीय भालू के अनुकूलन के लिए निम्न लक्षण होते हैं। इंसुलेशन के लिए त्वचा के नीचे वसा होती है। फिसलने वाली बर्फ पर चलने और दौड़ने के लिए लंबे घुमावदार तीखे नुकीले पंख होते हैं। मोटी सफेद फर या फिर श्वेत लोमचर्ण होती है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसके कारण वाष्पोत्सर्जन की दर में वृद्धि होती है। वाष्पोत्सर्जन की दर में वृद्धि कब होती है? जब पत्तियां का क्षेत्रफल बड़ा होता है। बात तो बिल्कुल ठीक है भाई, पत्तियां बड़ी होगी तो वाष्पोत्सर्जन भी ज्यादा होगा, तो पहला तो ठीक हो जाएगा। वृक्ष की वृक्ष की जो ऊंचाई होती है भाई, वृक्ष की ऊंचाई वाष्पोत्सर्जन पर डिपेंड नहीं करती है। हवा और वायु के वेग, भाई हवा ज्यादा होगी तो पानी भी ज्यादा निकलेगा, तो वाष्पोत्सर्जन की दर को वो भी चीज भी प्रभावित करती है। तो ए यहाँ पर जो है वो आप लोगों का ए और 3 राइट हो जाएगा, यानी पहला और तीसरा, और पहला और तीसरा जो है वो आप लोगों के बी ऑप्शन में राइट है। इसीलिए आप लोगों का 13 का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर, जिसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। देखिए ये सवाल है, ये भी सीटेट में पूछा गया सवाल है। अधोलिखित के कारण वाष्पोत्सर्जन की दर में वृद्धि होती है। पत्तियों का क्षेत्रफल ज्यादा होता है तब वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होता है, और वायु का वेग में वृद्धि होती है तब भी वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया ज्यादा होती है। यदि वनस्पति की पत्तियां चौड़ी होती है तो प्रकाश किरणों को ज्यादा अवशोषित कर लेती है। इसके फलस्वरूप वाष्पोत्सर्जन अधिक मात्रा में होता है। हवा के वेग में वृद्धि होने से हवा वातावरण की तथा पट्टी की सतह पर विद्यमान आर्द्रता को ग्रहण कर लेती है। इसके फलस्वरूप वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाता है। आगे देख लेते हैं हम लोग 14 नंबर, कि मछली में क्लोम का क्या कार्य होता है। मछली में क्लोम का कार्य बताना है कि जल में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करना, जल में उपस्थित या घुलनशील ऑक्सीजन को अवशोषित करना। भाई ये बात कहीं ना कहीं ठीक लग रही है कि क्लोम जो होते हैं वो श्वास लेने में मदद करते हैं। वायु से ऑक्सीजन क्यों लेगा, बल्कि वो खुद तो जो है वो पानी में रह रही है। जल में अवशिष्टों को उत्सर्जित करने के लिए अलग से उत्सर्जन अंग होते हैं, बल्कि यहाँ पर गिल जो होते हैं वो ऑक्सीजन को अवशोषित करने का काम करते हैं। तो 14 का हो जाएगा यहाँ पर बी विल बी राइट आंसर। ये सवाल सीटेट 2019 में पूछा गया सवाल है, जिसका एक्सप्लेनेशन है, पत्तियां मछलियों में क्लोम या गिल होते हैं। क्लोम जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करने में यानी कि उनकी सहायता करते हैं। क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकले हुए रहते हैं। क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है, जो गैस विनिमय में मदद करती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 15 नंबर, नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतुओं की पहचान करनी है कि लंबा मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी बड़ी होती है, बहुत सारी मांसपेशियां होता है, और आगे को धकेलने के लिए उनका शरीर वलयों में जुड़ा हुआ रहता है। तो लंबा मेरुदंड देखिए घोंगा का लंबा नहीं होता है, केचुए का भी नहीं होता है, अंकुशक्रमी का भी नहीं होता है। आगे को धकेलने के लिए वलयों से बना हुआ शरीर किसका होता है, सर्प का होता है। और लंबा मेरुदंड भी, यानी लंबा इस तरीके का मेरुदंड भी किसका होता है, सर्प का होता है। इसलिए 15 नंबर क्वेश्चन का डी विल बी राइट आंसर, जिसका एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं हम लोग। सांप सरीसृप वर्ग का लंबी मेरुदंड वाला प्राणी होता है। यह जल तथा थल दोनों पर होता है। इसका शरीर लंबी रस्सी के समान होता है, जो पूरा का पूरा स्केल्स से ढका हुआ रहता है। इनका शरीर आगे को धकेलने के लिए अनेक वलयों से जुड़ा हुआ रहता है। सांप के पैर नहीं होते हैं, यह निचले भाग में उपस्थित घड़ारियों की सहायता से चलता फिरता है, यानी सांप के पैर नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम लोगों को सही कथन चूज करना है। यहाँ पर सही कथन को चूज करिए। केवल पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है, नहीं, पत्तियों के अलावा भी और भागों में प्रकाश संश्लेषण होता है। सभी रंगों की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती है, ये बात ठीक हो जाती है भाई। हरे रंग की पत्ती होगी तो भी प्रकाश संश्लेषण करेगी, लाल रंग की पत्ती होगी तो भी फोटोसिंथेसिस होगा, येलो रंग की पत्ती होगी तो भी फोटोसिंथेसिस होगा। तो यहाँ पर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। पौधे क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में, भाई क्लोरोफिल तो 100% चाहिए, तो ये नहीं होगा। केवल हरी पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करें, ये कोई जरूरी नहीं है। प्रकाश संश्लेषण जो होती है वो अलग अलग रंग की पत्तियां भी प्रकाश संश्लेषण कर सकती है। तो 16 का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। ये सवाल सीटेट 2015 में पूछा गया सवाल है, जिसका एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर, सभी रंगों की पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। इसके अलावा इनमें कुछ द्वितीयक रंजक यानी सेकेंडरी पिगमेंट भी होते हैं, जैसे कैरोटेनॉइड, जो नीले और लाल रंगों को बहुत ज्यादा परिवर्तित कर लेते हैं। हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है, तो सभी रंगों की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करती है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। 16 का बी विल बी राइट आंसर। अगला देख लेते हैं हम लोग, 17 नंबर क्वेश्चन है, उस समुच्चय का चयन करो जो किसी आवास के केवल जैविक अवयवों का निरूपण करती है, यानी जो केवल जैविक होती है। तो देखिए बालू बालू यानी मिट्टी, तो वो जैविक नहीं है, ये हट जाएगा। फिर आ रहा है मृदा, ये भी
जो होती है वो जीवित नहीं है, तो ये हट जाएगा। फिर आता है कीट, जल, जलीय पादप और मछली, और यहाँ है कीट, मेंढक, मछली और जलीय पादप। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है जल, तो क्या जल जीवित है? नहीं। यहाँ पर जल की वजह से हम जीवित है, लेकिन जल जीवित नहीं है, तो अलग कौन सा हो जाएगा? कीट, मेंढक, मछली और मछली पाद, ये सारे के सारे क्या होते हैं? अपने अनुकूलन के हिसाब से रहते हैं, तो 17 का बी हो जाएगा। ये सवाल सीटेट 2013 में पूछा गया सवाल है, जिसका एक्सप्लेनेशन है, निवास स्थान के दो यानी जैविक और अजैविक घटक होते हैं। जैविक घटकों में कीट, मेंढक, मछली, जलीय पादप आदि जीव निवास करते हैं। अगला देख लेते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन। मेंढक और केंचुआ दोनों अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। यही कारण है कि दोनों जीवों की त्वचा कैसी होती है, यानी मेंढक और केंचुए की त्वचा कैसी होती है? तो ये मैंने आप लोगों को बताया था। कैसी होती है? शुष्क होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, शुष्क नहीं होती है, और रुक्ष भी नहीं होती है, सूखी सूखी नहीं होती है, बल्कि श्लेष्मीय और आर्द्र होती है ना? तो यहाँ पर 18 का हो जाएगा, डी विल बी राइट आंसर। ये सवाल भी सीटेट 2013 में पूछा गया सवाल है, जिसका एक्सप्लेनेशन है, त्वचीय श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पशुओं की त्वचा के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है। मेंढक तथा कछुआ दो ऐसे जीव हैं जो अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं, जिसके कारण इनकी त्वचा आर्द्र और श्लेष्मीय होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 19 नंबर। मूल गोप यानी कि रूट कैप किसमें नहीं पाया जाता है? जलीय पौधों में, समुद्रविद पौधों में, लवण मृदोद्भिद में, या फिर मरुस्थलीय पौधों में? तो मैंने आप लोगों को जब नोट्स पढ़ाए थे तब स्पष्ट बताया था कि मूल गोप किसमें नहीं होता है, तो वो जलोद्भिद पादपों में मूल गोप नहीं होता है। तो यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन का ए विल बी राइट आंसर। ये सवाल 2011 में पूछा गया सवाल है, जिसका एक्सप्लेनेशन है, मूल गोप जलीय पौधों में नहीं होता है। जलीय पौधे वे होते हैं जो जलीय पर्यावरण में होते हैं, तथा इनका तना कैसा होता है? प्राय मुलायम होता है और लंबा होता है। इनकी जड़ें भी लंबी और पतली होती है, और इनमें मूल गोप नहीं पाया जाता है। आगे देख लेते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन। कुछ डायनासोर के पर होते हैं और वो उड़ नहीं पाते, परंतु पक्षियों के पर होते हैं जो उड़ने में उनकी सहायता करते हैं। यानी कि डायनासोर के पैर नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो उड़ नहीं पाए, यानी कि डायनासोर के पैर है, फिर यद्यपि वो उड़ नहीं पाते हैं, ये उड़ नहीं पा रहे हैं। और पक्षियाँ क्या होती है? पक्षियों में पर होते हैं, पंख होते हैं, जो उनको उड़ने में मदद करते हैं। तो विकास के संदर्भ में ये इसका क्या मतलब है कि सरीसृप और पक्षियों के बीच में कोई विकासीय संबंध नहीं है? भाई ये बात तो गलत हो जाती है। पक्षियों और सरीसृपों के बीच में कोई ना कोई, हर जीव का अपना एक किसी न किसी के साथ में संबंध होता ही है। तो ये दोनों जीव कैसे होते हैं? दोनों जीव समजात होते हैं। समजात का मतलब क्या होता है कि डायनासोर के पर है जो उड़ नहीं पाते हैं, लेकिन वो पैरों का काम करते हैं, और पक्षियों में क्या करते हैं? वो भी पैरों का काम करते हैं, जो उनको उड़ने में एक जैसे, यानी कि दोनों के पैर जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, जो है वो समजात अंग। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 का हो जाएगा, बी विल बी राइट आंसर। ये सवाल सीटेट 2012 में पूछा गया सवाल है, जिसका एक्सप्लेनेशन है, दोनों ही जीवों में पर जो यानी पंख होते हैं, दोनों में जो समजात है एक जैसे है। समजात अंग ऐसे अंग जो रचना और उत्पत्ति में समान होते हैं, परंतु काम में अलग अलग होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर डिस्कस कर लिए हैं। इसी के साथ में आज हमारी बायोलॉजी कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को कोई लगता है कि कोई टॉपिक रह गया है और उसको करवाने की आवश्यकता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इसी वीडियो के नीचे, और इसकी कंप्लीट पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। और इसको शेयर ज़रूर करिएगा अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।